नाम है उज्ज्वला रंजन, मैकेनिकल साथी में आपका स्वागत है। ये है मेरा कुछ इंट्रोडक्शन। तो हम ये सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक थर्मोडायनामिक्स से। ठीक है, मैं यहाँ आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ और हम शुरू करने वाले हैं बेसिक थर्मोडायनामिक्स से। तो देखिए, सबसे पहले जो बेसिक थर्मोडायनामिक्स में, उसमें अगर कोई भी एसएससी का या जेई का पेपर है तो 100 क्वेश्चंस में से ऑन एन एवरेज 8 to 10 क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स के होंगे। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये सीरीज़ अटेंड कैसे करनी है। देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम बेसिक थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं तो आप इसके लिए नोट्स बनाइए। मैं एक एक चीज़ को जो जेई बार या इसरो के लिए इम्पोर्टेंट है या गेट के अलावा सारे एग्ज़ाम्स के लिए जो जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसमें मैं वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सब चीज़ को मैं लिख के बताने वाला हूँ। तो मेरे हिसाब से आप एक कॉपी बना लीजिएगा और साथ ही साथ लिखते जाइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ बेसिक थर्मोडायनामिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एंट्रोपी, प्योर सब्सटेंस, अवेलेबिलिटी एंड थर्मोडायनामिक रिलेशनशिप। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए कि आप कौन से टॉपिक्स अभी पढ़ने वाले हैं इस वीडियो सीरीज़ में। तो अभी आज हम इंट्रोडक्शन से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए, थर्मोडायनामिक्स का इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पोर्शन से बहुत सारे 2 या 3 क्वेश्चन आपके आते ही हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देखिए, एक बहुत कॉमन डिफरेंस होता है कि हम थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ते हैं और हीट ट्रांसफ़र भी पढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनामिक्स एंड हीट ट्रांसफ़र। तो देखिए, जो भी हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं, अगर आप नोटिस करेंगे आगे चल के, तो उसमें जो भी मोस्टली यूनिट्स हैं एनर्जी की, वो जूल में हैं। ठीक है, वेयर एज अगर हम हीट ट्रांसफ़र में देखेंगे तो वहाँ जो यूनिट्स है वो जनरली जूल पर सेकेंड होती है। मतलब वहाँ हीट ट्रांसफ़र में हम पढ़ते हैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, देखिए, थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ेंगे हीट ट्रांसफ़र। थर्मोडायनामिक में हम पढ़ेंगे, अगर हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनामिक्स का डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, तब ये आप समझिए कि थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर, ठीक है। और अगर मैं हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट बोलूं तो वहां आप पढ़ते हैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। एज अ स्टूडेंट आपको लगेगा कि इसमें फ़र्क क्या है। देखिए, अगर कोई भी आपको थर्मल इक्विपमेंट डिज़ाइन करना है तो वो हीट ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइन करना होगा। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल आप समझिए, ये एक थर्मस की बॉटल है जो आप घर में यूज़ करते हैं नॉर्मली। ठीक है, इसमें आपने हॉट वाटर भरा और आपको चाहिए कि वो जल्दी ठंडा ना हो। आपने क्या सोचा, जल्दी ठंडा ना हो। मान लीजिए आपने यहाँ पे 1 kg है और ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे है वाटर, और मान लीजिए एटमॉस्फेयर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो जो इसका हीट एनर्जी होगी इसके पास, वो क्या होगी, mc/p∆T। तो इसकी कोई वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगी, m1 है, वाटर है तो Cp 4.18, ∆T है तो वो कितना होगा, 80 - 20। तो इसकी कोई वैल्यू आ गई। ठीक है, इसका यूनिट होगी जूल। ये आपको पता चल गया ही। पर इससे क्या ये आपका थर्मस डिजाइन हो पाएगा? नहीं। देखिए, थर्मस का काम कितना हीट है ये जानना नहीं है। थर्मस का काम है कि इसके पास जो हीट है वो स्लोली ट्रांसफर हो, स्लो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो। स्लो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है स्लो रेट, मतलब अगर रेट के ऊपर है कि कितने टाइम में वो ट्रांसफर हो रही है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका होगा हीट ट्रांसफर का।
ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपका होगा हीट ट्रांसफ़र का। ठीक है, तो जहाँ पे भी हमको रेट जानना होगा वहाँ हम हीट ट्रांसफ़र पढ़ेंगे, और बेसिक जो हीट कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, किस टेम्परेचर ग्रेडियंट में हो रही है, ये ठीक है, बेसिक ये डिफरेंस है। और आगे हम थर्मोडायनेमिक्स जब पूरा पढ़ेंगे, हीट ट्रांसफर हम जब पूरा पढ़ेंगे तो हमको वो क्लियर हो जाएगा कि वो डिफरेंस क्या है। ओके, तो देखिए अब इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमको पता है कि इंट्रोडक्शन हमको क्या पढ़ना है, कि सबसे पहले हमको पढ़ना है कि व्हाट इज अ सिस्टम। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं सिस्टम क्या होता है। देखिए सिस्टम का जो डेफिनेशन है वो है फिक्स्ड मास और region in space where our study is focused, where our study is focused। ठीक है, ये सिस्टम का डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए फिक्स्ड मास और रीजन इन स्पेस का मतलब क्या है। देखिए जो सिस्टम का क्लासिफिकेशन है हम वो देखते हैं, तो उससे ये डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम कितने प्रकार के हैं हम उनको ये देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सिस्टम को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला क्लोज्ड सिस्टम, सेकेंड ओपन सिस्टम, एंड थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, 3 तरह से हमको क्लासीफाई किया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं क्लोज सिस्टम क्या होता है। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं क्लोज सिस्टम। तो देखिए क्लोज सिस्टम का एक और नाम क्या होता है क्लोज सिस्टम का, फिक्स्ड मास अप्रोच। फिक्स्ड मास अप्रोच। अब आप खुद देखिए हमने क्या लिखा था, फिक्स्ड मास और रीजन इन स्पेस। तो देखिए क्लोज सिस्टम का नाम है फिक्स्ड मास अप्रोच। इसका मतलब आप जो भी मास लेंगे वो इनिशियल स्टेट हो या फाइनल स्टेट हो, मास उस सिस्टम का सेम रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए जो भी क्लासिफिकेशन है हम दो तरीकों से उसको जज करते हैं। पहला ट्रांसफ़र ऑफ मास, दूसरा ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो देखिए इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होगी कि नहीं होगी क्लोज सिस्टम में, तो एनर्जी ट्रांसफ़र बिल्कुल होगी। क्या इसमें मास ट्रांसफ़र होगा? मास अगर ट्रांसफ़र होता तो फिर वो फिक्स्ड मास हो ही नहीं सकता था, फिर वो वेरिएबल मास होता। तो क्लोज सिस्टम में देयर इज नो ट्रांसफ़र ऑफ मास, मास ट्रांसफ़र नहीं होगा, मास ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल। देखिए इसका जो एग्जाम्पल है, अगर आप पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट देखें, पिस्टन सिलेंडर, ठीक है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है विदाउट वॉल्व, कोई भी उसमें वॉल्व नहीं होनी चाहिए। देखिए अगर वॉल्व ओपन और क्लोज हो गई, या वॉल्व जैसे कि ओपन हो रही है, तो मतलब ट्रांसफर ऑफ मास हो जा रहा है ना सिस्टम से, तो फिर वो ओपन सिस्टम कहलाएगा, क्लोज सिस्टम नहीं कहलाएगा। तो जैसे कि क्या है, ये कोई पिस्टन सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ठीक, यहाँ पे कोई मास है मान लीजिए, ठीक है, वो मान लीजिए 10 kg है, 10 kg है। अगर ये पिस्टन मान लीजिए ये स्टेट 1 में है और ये स्टेट 2 पे आता है, ठीक है, तो मास हो जाएगा ये, फिर मास मान लीजिए ये। तो इस केस में भी, सेकेंड केस में भी मास 10 kg ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई वॉल्व नहीं है, जो मास हमने डाला है वही मास एक्सपांड या
कंप्रेस हो रहा होगा, ठीक है। मास का क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा है। तो क्लोज सिस्टम का क्या मतलब है कि फिग्मा अप्रोच, पहली बात हमको ये क्लियर होना चाहिए कि फिग्मा अप्रोच है, इसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है पर मास का ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। अब सेकंड क्या है, ओपन सिस्टम। ठीक, सेकंड क्या है, ओपन सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम का एक और नाम है कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच। देखिए यहाँ पे जो हमारे स्टडी का कंसंट्रेशन रहेगा कि हमारी स्टडी जो फोकस होगी वो एक फिक्स्ड मास पे नहीं होने वाली, वो एक रीजन या वॉल्यूम पे होने वाली, कंट्रोल वॉल्यूम या कंट्रोल रीजन, ठीक है, एक फिक्स्ड रीजन पे होने वाली है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये कहा कि ये बहुत बड़ा एक रूम है मान लीजिए, ठीक है। तो जो मेरा स्टडी का फोकस है वो इस रीजन पे है, इस रीजन को मैंने सिस्टम मान लिया अपना। यहाँ कुछ मास ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, पर मेरा ये रीजन फिक्स है, मुझे इसके अलावा और कुछ स्टडी नहीं करनी है, ठीक है। तो वो जो अप्रोच है ये है ओपन सिस्टम की। तो अब इसमें देखते हैं कि इसमें एनर्जी ट्रांसफर होगा, बिल्कुल होगा। इसमें मास ट्रांसफर होगा, बिल्कुल होगा। अब इसका जो एग्जांपल है वो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विथ वॉल्व, ठीक है। और इसका एग्जांपल है पंप। अगर आप नोटिस करेंगे तो वाटर खींचता है और वाटर वो फेंकता है, मतलब उस पर्टिकुलर सिस्टम में मास का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। पंप, टरबाइन एंड एटसेट्रा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने विथ वॉल्व लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है कि वो वॉल्व के साथ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ठीक है। थर्ड टाइप क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जहां पे ना कि एनर्जी ट्रांसफर होगी ना ही मास ट्रांसफर होगा। इसका जो एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है इसका यूनिवर्स। यूनिवर्स कैसे, क्योंकि यूनिवर्स को हमने डिसाइड ही किया कि यूनिवर्स के बाहर कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ चीज़ बाहर है ही नहीं तो उसके बीच एनर्जी और मास का इंटरेक्शन हो ही नहीं सकता, तो इसलिए यूनिवर्स इसका बेस्ट एग्जांपल है। कई बुक्स में थर्मल भी देते हैं, तो आप थर्मल भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। पर यूनिवर्स इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि यूनिवर्स को हमने डिफाइन ही ऐसा किया है, ठीक है। तो सिस्टम हम समझ गए कि जहाँ हमारा स्टडी फोकस है वो तीन तरह की होंगी। कौन सी? सबसे पहली है क्लोज्ड, ओपन और आइसोलेटेड, ठीक है। ये सिस्टम का क्लासिफिकेशन हो गया। अब अगला जो टर्म आता है इंपॉर्टेंट, वो है सराउंडिंग। ठीक है, तो सराउंडिंग क्या होती है? एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम। तो सिस्टम के बाहर जो भी चीज हम उसको सराउंडिंग कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अब कई जगह सवाल आता है कि इसका मतलब सर क्या जो सराउंडिंग वो इन्फिनाइट है क्या, उसका साइज? तो अगर मैं बोलूँ कि साइज क्या है, मतलब सराउंडिंग का साइज क्या इन्फिनाइट है, तो देखिए नहीं, ये फाइनाइट और इन्फिनाइट दोनों हो सकता है। इट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट ऑल्सो। देखिए फाइनाइट कैसे हो सकता है, अब आप एक समझिए उस चीज़ को कि ये बहुत बड़ा आपका रूम है, ठीक है, ये बहुत बड़ा आपका रूम है, आपके पास कोई कप है, ये कप है, इसमें हॉट कॉफ़ी रखी है। अब एक बात बताइए, ये जो कॉफ़ी से हीट ट्रांसफ़र होगी उसका इफेक्ट क्या रूम के बाहर भी आपको दिखेगा क्या? नहीं, ये जो कॉफ़ी है उसका मैक्सिमम जो मान लीजिए जो इफेक्ट है इस एनर्जी या मास ट्रांसफ़र का,
वो मान लीजिए ये एरिया है, तो इस सिस्टम के लिए उसका सराउंडिंग ये हो जाएगा, ना कि पूरा यूनिवर्स, ठीक है, क्योंकि इसका इफेक्ट इसके बाहर दिख ही नहीं रहा है। तो सिस्टम और सराउंडिंग का रिलेशनशिप उसके इफेक्ट पे होता है कि उसका इफेक्ट एक दूसरे पे क्या बढ़ रहा है, ठीक है। अगर उस फिक्स्ड पोर्शन के आउटसाइड कोई इफेक्ट नहीं है तो उस सिस्टम के लिए सिर्फ वही एरिया सराउंडिंग कहलाएगा, तब वो फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो सिस्टम और सराउंडिंग आई होप आप समझ गए होंगे। अब आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आने वाला है कि सर आपने सिस्टम और सराउंडिंग बता दी मुझे, तो उसको अलग कौन करता है। तो देखिए, अगर मैंने कहा ये सिस्टम है मेरा, दिस इज सिस्टम, मान लीजिए ये सराउंडिंग है बाहर, तो उसको जो अलग करता है वो करता है बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग is separated by boundary, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि बाउंड्री को क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। देखिए, बाउंड्री, देखिए इसको जनरली दो भाग में क्लासिफाई किया गया। पहला जो हम क्लासिफिकेशन मानते हैं वो होता है फिक्स्ड एंड मूवेबल बाउंड्री। एक और केस होता है रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक है। हम इसको देख लेते हैं कैसे है ये। तो देखिए, अगर मैं एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बनाऊं, यहाँ पे ये पिस्टन है, दिख नहीं रहा पर हम मान लीजिए कि पिस्टन है, ठीक है। ये मास है, इसमें वॉल्व नहीं है, तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, ये क्लोज सिस्टम हो गया, ठीक है ना। वॉल्व नहीं है तो क्लोज सिस्टम हुआ ना। देखिए, अगर मैं नोटिस करूं, ठीक है, ये इस बाउंड्री को आप देखिए, ये जो येलो मैं कर रहा हूं, ये क्या हर टाइम पे यहीं होगी। तो देखिए, ये अभी यहाँ है, कुछ देर में पिस्टन पीछे आएगा तो ये बाउंड्री यहाँ हो जाएगी, कुछ देर में ये पिस्टन और पीछे आएगा तो ये बाउंड्री यहाँ हो जाएगी, ठीक है। ऐसे करते करते ये बाउंड्री चेंज हो रही है। तो ये जो बाउंड्री है ये है मूवेबल बाउंड्री, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि ये जो बाउंड्री है, ये रेड मैंने जिसको किया, क्या ये मूव कर रही है कि ये हमेशा यहाँ होगी, चाहे पिस्टन यहाँ हो चाहे यहाँ हो, ये तो सेम होगी ना, ये बाउंड्री तो ये है फिक्स बाउंड्री, ठीक है। अब उसी तरह पर एक पंप को आप मान लीजिए, ठीक है। अब एक पंप को मान लीजिए, ये एक पंप है। हमने क्या बोला कि ये पूरा हमारा सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये इमेजिनरी हुआ ना, हमने कंसिडर किया, एक्चुअली वहाँ कोई बाउंड्री नहीं है, हम मान रहे हैं कि वहाँ एक बाउंड्री, हम अज्यूम कर रहे हैं इमेजिनरी। ये देखिए, ये तो खुद एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये शेप तो पंप का, तो ये रियल हो गया, तो ये रियल बाउंड्री हो गई, ठीक है। तो बाउंड्री हम समझ गए, ठीक है, हम सिस्टम समझ गए, हम सराउंडिंग समझ गए, उसको जो सेपरेट कर रही है हम बाउंड्री को भी समझ गए। अब देखिए, किसी भी सिस्टम को अगर आपको डिफाइन करना है तो उसके लिए आपको लगती है प्रॉपर्टी, ठीक है। किसी भी सिस्टम को अगर आपको डिफाइन करना है तो उसमें यूज होती है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है। तो देखिए, अब अगला हेडिंग आप डालिए
प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। ठीक है, प्रॉपर्टी तो देखिए प्रॉपर्टी दो तरह से होती है, एक होती है इंट्रिंसिक इसी को बोलते हैं इंटेंसिव। ठीक है, ये क्या होती है, ठीक है, ये क्या होती है, ये होती है इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इसको याद करने का तरीका आई से, आई याद रहेगा आपको कि इंटेंसिव है तो वो इंडिपेंडेंट हो गई, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट। एक याद करने का ट्रिक आपको, इससे कभी भूलेंगे नहीं आप इस चीज़ को। सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ मास के एग्जाम्पल, मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल है प्रेशर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें से इंटेंसिव कौन सी एक्सटेंसिव कौन सी है। वेलोसिटी, टेम्परेचर, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक का मतलब ये होता है पर यूनिट मास। ठीक है, अगर एंथैल्पी अब बोलेंगे, अगर एंथैल्पी तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, पर स्पेसिफिक एंथैल्पी आप बोलेंगे मतलब पर यूनिट मास की आप बात कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक पर यूनिट मास मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो गया ना, तो वो इंटेंसिव होगा क्योंकि आपने मास को बोल दिया कि पर यूनिट मास पे। ठीक है, तो जितने भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हैं, चाहे वो स्पेसिफिक एंथैल्पी हो, स्पेसिफिक एंथैल्पी, मैं एंथैल्पी नहीं बोल रहा हूँ, एंथैल्पी एक्सटेंसिव है, स्पेसिफिक एंथैल्पी उसी प्रकार स्पेसिफिक एंट्रोपी। एंट्रोपी मैं अगेन बोल रहा हूँ, एंट्रोपी अगर आपसे बोल रही है तो एंट्रोपी एक्सटेंसिव है, पर अगर स्पेसिफिक बोल दे, स्पेसिफिक एंट्रोपी, तो वो इंटेंसिव है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है डेंसिटी। ठीक है, इसमें आप स्टार मार्क लगा लीजिए। देखिए अगर आप डेंसिटी का डेफिनेशन देखें तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो फॉर्मूला वाइज तो आपको लगेगा कि ये मास डिपेंडेंट है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। देखिए क्यों। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को देखिए ये मान लीजिए 1 मीटर क्यूब का कोई बड़ा सा ब्रिक है, इसका 10 kg मास है यूनिफॉर्म। ठीक है, अब मास को मैं अगर आधा कर दूं, मान लो ये आधा कर दूं, तो ये जो ब्रिक बचा वो 5 kg का होगा। ठीक है, ये वॉल्यूम अभी कितना है इसका 1 मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम भी तो 0.5 मीटर क्यूब हो गया ना, आधा हो गया ना वॉल्यूम भी तो इस केस में डेंसिटी कितनी होगी 10/1, तो जो कि 10 आधा करने के बाद क्या होगी 5/0.5, तो 10 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसलिए डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, क्योंकि मास कम होगा तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, तो रेशियो विल बी सेम। ठीक है, अब अगला जो है प्रॉपर्टी वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी को बोल देते हैं एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट ऑफ मास होगी, डिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, इसके एग्जांपल भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जांपल वॉल्यूम, अभी आपने देखा ना मास कटा तो वॉल्यूम भी कट गया, क्योंकि वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, दोनों का रेशियो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिए। ठीक है,
एंथैल्पी, एंट्रोपी। बट मैं यहाँ पे वो फिर से इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख देता हूँ, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आर इंट्रिंसिक या इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। अच्छा, अब एक बात आता है कि वाई प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट। तो देखिए, प्रॉपर्टी का काम होता है कि हमको पता चले कि कोई भी जो सिस्टम है उसकी कंडीशन क्या है। प्रॉपर्टी का काम ये होता है कि हमको कंडीशन ऑफ स्टेट बताए। ठीक है, अभी कोई सिस्टम किस कंडीशन पे है ये आप कैसे बोलोगे। ठीक है, तो वो आपको पता चलेगा कि प्रॉपर्टी से, कि उसका टेम्परेचर कितना है, वो भी वॉल्यूम कितना है, उसका प्रेशर क्या है। उस स्टेट पे आपको कंडीशन जो बताती है वो प्रॉपर्टी बताएगी। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि सिस्टम की कंडीशन कौन बताएगा, वो उसकी प्रॉपर्टी बताएगी। ठीक है, कंडीशन ऑफ अ सिस्टम कौन बताएगा, प्रॉपर्टी बताएगी। ये आप याद रखना कि इसलिए हम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, नहीं तो हम क्यों पढ़ते। ठीक है, ये बहुत क्लियर पॉइंट हुआ। ठीक है, अब देखिए, हमने पढ़ लिया कि प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है। प्रॉपर्टी 2 टाइप की होती है, दोनों के हमने एग्जाम्पल्स देख लिए। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बनने वाले हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो एज यूजुअल मैं इसका पहले डेफिनेशन लिखूंगा। इट इज डिफाइंड एज मिनिमम नंबर ऑफ intensive property required to fix the state of a system। ठीक है, तो अगर आप किसी से पहले विचार में नहीं थे और आपका पूरा फोकस यही था, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो प्रॉपर्टी का हमारा यूज ही क्या है कि सिस्टम का स्टेट फिक्स करे ताकि उसकी कंडीशन जान सके। ठीक है, ये सब इंटरलिंक्ड है। स्टेट आप कैसे फिक्स करेंगे, वो प्रॉपर्टी से। स्टेट जानकर आप क्या करेंगे, आपको कंडीशन पता चलेगी। ठीक है, कि वो किस कंडीशन पे है सिस्टम। ठीक है, तो देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अगर आप कोई भी स्टेट जानना चाहते हैं तो आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी जाननी होगी कि कितनी उसमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमको लगेगी कि हम उसकी कंडीशन जान सके उस सिस्टम की, उस पर्टिकुलर स्टेट पे। ठीक, अब देखिए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो सिंपल होता है। वो कौन सा होता है, गिब्स फेस रूल से। फेस रूल। ठीक है, तो देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं, P + F = C + 2। देखिए, 2 यहाँ 2 हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ वेरिएबल टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को हम वेरिएबल कंसिडर करते हैं। ठीक है, हमारे लिए यहाँ वेरिएबल टेम्परेचर प्रेशर थर्मोडायनेमिक स्टडी में दोनों हैं। पर आप गिब्स फेस रूल मटेरियल साइंस में भी पढ़ते हैं, वहाँ P + F C + 1 मानते हैं। वहाँ पे जो वेरिएबल होता है सिर्फ टेम्परेचर होता है, प्रेशर को आप कांस्टेंट मानते हैं, इसलिए वो +2 की जगह वहाँ +1 होता है। ये याद रखना है, थर्मोडायनेमिक्स में +2 लेना है, क्योंकि यहाँ पे आप किसको किसको वेरिएबल मानते हैं, टेम्परेचर प्रेशर दोनों को वेरिएबल मानते हैं, तो 2 यूज़ करेंगे आप। ठीक है, अब अगर मैं निकालना चाहूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम, किसका, डिग्री ऑफ फ्रीडम में अगर निकालना चाहूँ किसी भी चीज़ का, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर देखते हैं क्या होता है, फिर हम उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो सबसे पहले क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर।
ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर के लिए कुछ दो फिक्स पॉइंट है वो आपको याद होने चाहिए। एक तो किस प्रेशर पे ट्रिपल पॉइंट होता है और एक तो किस टेम्परेचर पे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टी टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट का देखेंगे। तो ये होता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड और 273.16 केल्विन, ये 0.16। पी ट्रिपल पॉइंट का होगा 0.61 किलो पास्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इसको रट डालो बैठ। ठीक है, दोनों वैल्यू को याद होनी चाहिए। अच्छा, ट्रिपल पॉइंट मतलब क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट का मतलब होता है ऑल 3 फेसेस अकर साइमल्टेनियसली। कौन से तीनों फेस? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीनों फेस अगर एक साथ आएंगे तो उसको हम बोलेंगे ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, अब जो ये फॉर्मूला था P+F+C+2, यहां पे P क्या है? नंबर ऑफ फेसेस को एग्जिस्ट, कितने फेसेस को एग्जिस्ट कर रहे हैं साथ में उस कंडीशन में। F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम मिनिमम नंबर ऑफ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। C है नंबर ऑफ कंपोजिशन, मतलब कितने कंपोजिशन से वो बना है। ठीक है, तो चलिए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे हम P+F+C+2 को लगा के देंगे। तो देखिए ट्रिपल पॉइंट पे फेसेस कितने पॉसिबल है? अगर मैं यहाँ पे P+F+C+2 गिब्स फेस रूल यूज करूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए ट्रिपल पॉइंट पे, तो फेस कितने हैं? 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम मुझे निकालना है। कंपोजिशन सिर्फ वाटर है, तो वाटर कंपोजिशन मतलब H2O सिर्फ एक ही वाटर ही बस उसमें, तो कंपोजिशन 1+2, तो 3+F इज इक्वल टू 3। सो F0 बहुत इंपॉर्टेंट। सो इससे मैं क्या जान सकता हूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 0। इसका मतलब ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, क्योंकि इसमें कुछ भी आप प्रॉपर्टी वेरी कर लो, क्योंकि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 मतलब आपको कोई भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। तो ये एक फिक्स पॉइंट है, मतलब ये वही रहेगा, कोई भी कंडीशन हो उस सब्सटेंस के लिए फिक्स्ड है ये। ठीक है, इसीलिए हमने इसको मान लिया कि ये इतने में होता है। ठीक है, इसलिए तो हमने माना ना कि ये ट्रिपल पॉइंट और कब टेम्परेचर और प्रेशर यही है, नहीं तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि यही था, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है, ये वेरिएबल नहीं है, ये चेंज नहीं होगा। इसलिए हमको इसका टेम्परेचर भी पता है, प्रेशर भी पता है। ठीक है, अब ये आपको समझ आ गया। ठीक है, आप ऐसे किसी में भी लगा सकते हैं। चलिए एक और जगह मैं इसको लगा के देख लेता हूँ। मान लीजिए एक और जो पॉइंट है, मान लीजिए गैसियस मिक्सचर ऑफ N2 एंड O2, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का गैसियस मिक्सचर। ठीक है, तो इसमें फेसेस कितने? P तो गैसियस है तो एक ही फेस हुआ P+F तो हमको निकालना है। कंपोजिशन कितने हैं? 2। O2 एंड N2 दो कंपोजिशन है ना, अलग अलग का मिक्सचर है, +2। ठीक है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। हमने ट्रिपल पॉइंट के लिए निकाली और एक और मिक्सचर के लिए निकाल लिया। ठीक है, तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ आए होंगे जितना हमने पढ़ा है अभी तक, और हम पूरा थर्मोडायनेमिक्स कवर करेंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, और पूरे चीज़ें मैं आपको लिखा कर ही पढ़ाने वाला हूँ, तो उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और साथ में अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या आपको कन्फ्यूजन है थर्मोडायनेमिक्स में, तो आप प्लीज़ नोट्स बनाइएगा, ताकि आप आसानी से आगे जब फिर से पढ़ें तो आपको एक बार देख के याद आ जाए। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।